राज्य हैं जिनको खेती और किसानी से जोड़ के देखा जाता है। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में सबसे अहम अगर रोल किसी ने अदा किया तो हरियाणा और पंजाब के किसानों ने अदा किया। डेवलपमेंट पार्ट ऑफ प्रोसेस है, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई और किसानी जो है वो अर्थव्यवस्था के अंदर पिछड़ती गई, उनका रोल कम होता गया। विधायक बनने के बाद पहली दफा विधायक के रूप में अपने खुद के गांव की अनाज मंडी में धान की परचेज को लेके जब मैं वहां किसानों के बीच में पहुंचा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई एक बात की कि जो सरकारी एजेंसियां खरीद पे लगी हुई थी, उन तमाम एजेंसियां जो कि सारी की सारी सरकार की अंग है, सरकार का पार्ट है, और जब सारी मशीनों को चेक किया गया उसी धान को लेके तो एक बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। और हैरानी इस बात की थी कि कभी भी सरकार का आपसी विभागों का तालमेल नहीं है और उस कारण किसान को लूटा जा रहा है, कहीं ना कहीं किसान को परेशान किया जा रहा है। अलग अलग वही धान अलग अलग मशीन में जब डाला गया तो मॉइस्चर का वेरिएशन 5 से 7% उन्हीं मशीनों में आया। उसके बाद जब मंडी से बाहर आए तो देखा किसान लाइन में लगे हुए हैं। गांव की बहन बेटियां डीएपी खाद के लिए लाइन में लगी हुई हैं। जिन बच्चों को कॉलेज में शिक्षा के लिए पढ़ने के लिए जाना था, जिन बच्चों को स्कूल में जाना है, वो बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ के, स्कूल छोड़ के खाद की लाइन में लगे हैं। जो बुजुर्ग पेंशन जिनको मिलती है, घर में आराम करना चाहिए, वो बुजुर्ग लाइन में लगे हुए हैं। और मैं जब अभिभाषण को देख रहा था और माननीय राज्यपाल जी पढ़ रहे थे तो सब अच्छी अच्छी चीजें इसमें लिखी गई, बोली गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं सिर्फ एक आंकड़ों में हम खेल रहे हैं और अच्छी चीजों को पटल पे लाने का, दर्शाने का एक रोड मैप या एक पिक्चर जो है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अखबारों के बयानों के माध्यम से देखें तो हर रोज ये कहा जाता था आज रैक लगेगा, डीएपी आएगी। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी सरकार का गठन होता है, पहले भी जब सरकार आपकी बनी उस टाइम भी शुरुआती दौर में डीएपी की दिक्कत आई और जब सारी चीज को देखा गया तो धीरे धीरे मामला समझ में आया कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक षड्यंत्र किसानों के साथ किसी बैकडोर के माध्यम से खेला जा रहा है कि डब्ल्यूटीओ की गाइडलाइन के हिसाब से धीरे धीरे फर्टिलाइजर को कम करने की जो साजिश है उसके तहत कहीं ना कहीं किसान को इस बात के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। एक तरफ सरकार कहती है किसान की आमदन दुगनी करेंगे और किसान की आमदन दुगनी करेंगे तो किसान तरक्की करेगा, गांव देहात में तरक्की होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, लोगों की जो जीविका है वो बढ़ेगी। लेकिन जब खाद बीज के लिए किसान लाइन में लगता है, उसको वो चीजें उपलब्ध समय पे नहीं हो पाती, तो मैं ये मानता हूं कि शायद आज जो नए सदस्य बैठे हैं जितने भी और लगभग पुराने सदस्य भी, सभी को फोन आया होगा इस बात के लिए कि हमें डीएपी के गट्टे दिलवा दो। एक एमएलए के पास जब फोन आता है और आगे से किसान ये गुहार करता है कि मुझे 4 गट्टे डीएपी चाहिए, तो आप सोच सकते हो कि आप सब लोगों की क्या हालत होगी, आप उसको क्या जवाब आप लोगों ने दिया होगा। क्योंकि उसके जो यथास्थिति है, जो प्रैक्टिकल हालात है, उस हालात को हम देखें तो शायद मैं ये मानता हूं कि कोई भी विधायक ये हिम्मत नहीं जुटा पाया होगा कि हम इसको 4 गट्टे डीएपी दिला सकते हैं या नहीं दिला सकते, जो सच्चाई है। और हरियाणा प्रदेश किसानों का प्रदेश माना जाता है हमेशा ही, गांव देहात के अंदर जब भी, क्योंकि हम सब लोग किसी गांव से ताल्लुक रखते हैं, हमारे पुरखे किसी गांव से ताल्लुक रखते हैं। ये हालात हरियाणा के हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र हुआ कि हमने बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं स्वास्थ्य सेवाओं में, आयुष्मान कार्ड, और हमने बहुत से ऐसी योजना लेके आए जिसके तहत लोगों को लाभ होगा, उनको फ्री इलाज मिलेगा। लेकिन
सरसा के मेडिकल कॉलेज का 3 बारी उसका शिलापट लग गया और 3 दफा लड्डू खा लिए गए, लेकिन उसके बाद भी अभी जिले के लोगों को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ कि वो कॉलेज खुलेगा या नहीं खुलेगा। बहुत से सब सेंटर्स, हॉस्पिटल्स जो सरकारी चिकित्सालय हैं उनमें डॉक्टर्स की कमी है। जब भी कोई महिला जिसको जो प्रेगनेंसी में है और वो अपने वहां डिलीवरी के लिए जाती है तो उसे ये कह के लौटा दिया जाता है कि आपका जो ब्लड है वो कम है, आपका 6 ग्राम ब्लड है। उसको मजबूरन, गरीब महिला को मजबूरन किसी ना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। आंकड़ा दिया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और जो हमें लिंग अनुपात है कि हालात सुधरी हैं, लेकिन जब ये डॉक्टर से पूछा जाए कि इसका ब्लड कम क्यों है तो वो कह देते हैं कि कुपोषण है। अब समझ में आ रहा है कि कुपोषण क्यों है, क्योंकि जो आज खबर छपी है उसमें 67% लोग बीपीएल की श्रेणी में आ गए। हरियाणा जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे अग्रणी प्रदेश था, आज 67% लोग बीपीएल श्रेणी में है। अगर बीपीएल श्रेणी में होंगे तो निश्चित तौर पे जो भी गरीब व्यक्ति जाएगा, आज जब कोई महिला जाएगी जो डिलीवरी केस होगा तो नेचुरल है कुपोषण का शिकार अपने आप होगा। आज जब इस सदन में बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है कि 67% का मतलब जब इस सदन से बाहर निकलेंगे तो हर आदमी ऐसा लगेगा कि ये बीपीएल होल्डर है। केवल मात्र विधायकों को छोड़ के ऐसा लगेगा कि सब लोग हमें जो मिलते हैं वो बीपीएल होल्डर होंगे। ऐसे हालात हरियाणा प्रदेश के हैं और निरंतर 23 साल से 2005 से लेकर आज तक से कांग्रेस की सरकार हो, से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, केवल आंकड़ों से खेला गया। और अगर आप 2005 से पहले देखेंगे कितने ऐसे परिवार थे बीपीएल के, तो मैं समझ सकता हूं कि तरक्की पे है हरियाणा। पहली बार हरियाणा के अंदर देखा जब सड़कें बनती थी और उसकी फोटो छपा करती थी, लोग खुश होते थे कि हमारे गांव को रास्ता लगा है। लेकिन मैंने पहली बार देखा कि सड़क बन गई और सड़क के बीच में पेड़ खड़े हैं। मेरे को यह समझ नहीं आया कि पेड़ खड़ा और सड़क बन गई, और जब पूछा जाए तो कह दें ये तो जी परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे हरियाणा के एग्जाम्पल्स सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग अन्य प्रदेशों को लोग देखते हैं। हम जब हरियाणा से बाहर जाते हैं आदित्य जी, समय का ध्यान रखिए, कंक्लूड कीजिए। आपके दल का जो समय है और वो सभी दलों के लिए मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि सेशन का जो शेड्यूल है अध्यक्ष जिसको हाउस ने पास किया है, हमें उसका भी ध्यान रखना है। अध्यक्ष महोदय, जब सच्ची बात कहते हैं तो समय आदित्य जी, मैं कोई कम से कम आपसे हमें ये उम्मीद है जी, मैं कोई बात कह रहा हूँ, पूरे हाउस को कह रहा हूँ, आप 2 मिनट के लिए। बिल्कुल, क्योंकि दल का जो समय है, जो दल को अलॉट हुआ है, वो दल के सभी सदस्यों को हुआ है। और इस बात का जरूर ध्यान रखें कि विशेष रूप से जो पहली बार चुन के आए सदस्य हैं उनको बोलने का मौका जरूर मिले, इसलिए थोड़ा समय का डिसिप्लिन हम जरूर रखें। आप जल्दी कंक्लूड कीजिए प्लीज। खेलों के खिलाड़ियों के लिए ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने, चौधरी देवीलाल जी की सरकार ने सबसे पहले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करते हुए 3% खिलाड़ियों की नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। उसके बाद चौटाला साहब की सरकार में 1 करोड़ रुपया राशि खिलाड़ियों को देने का काम किया, जिसकी बदौलत हरियाणा के खिलाड़ी राज्य अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने लगे और एक पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज गया कि हरियाणा के खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन धीरे धीरे उन खेल नीतियों में कटौती करते हुए आज खिलाड़ियों के ऊपर इतना दबाव है कि वो बोल नहीं सकते। उन्हें फलस्वरूप रोष करने के लिए भी दिल्ली के जंतर मंतर पे जाके और अपनी बात रखनी पड़ती है। भयभीत है। गांव के अंदर किसान जो है वो कर्जे में नहीं डूबा, सरकार के कागजों में डूबा हुआ है। पोर्टल शुरू कर दिया, ना कोई रिस्पांस है। अगर कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा काम किए जाए तो कम से कम जो गरीब आदमी जाके कह सकता है, लेकिन हर चीज पोर्टल के माध्यम से कह दी गई। हर पॉलिसी, हर सुविधा पोर्टल के माध्यम से दे दी गई। आज अगर पोर्टल तब कामयाब हो जब हमारे स्कूलों में मास्टर हो, बच्चे पढ़ लिख के शिक्षा ग्रहण करके हमारा शिक्षा का जो हरियाणा का लेवल है वो केरला से, अन्य राज्यों से ऊपर होना चाहिए। फिर तो मैं मानता हूं कि हमने जो व्यवस्थाएं पोर्टल की सरकार ने बनाई है वो बहुत अच्छी है। लेकिन सब चीजों के अंदर अगर देखें
तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामी है जिसको हमें दुरुस्त करना चाहिए। दूसरा, पूरे अभिभाषण के अंदर मैं देख रहा था कि हर जगह सरकार का बखान किया गया, हर जगह सरकार की बातों कीजिए, आप लिख के अपना बस 1 मिनट ले रहा हूं, लेकिन केवल मात्र भ्रष्टाचार पे एक लाइन लिखी गई पैरा नंबर 6 में और कहीं पे भी किसी चीज का जिक्र नहीं किया गया। बहुत पिछले 5 सालों में हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो ग्रामीण कोई भी विकास कार्य हो, हर जगह भ्रष्टाचार हुआ है। केवल सीएम आदित्य जी आप लिख के